Good evening, guys. Topic for the day is SNMP. ठीक है जी. सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. अब भाइयों एक बात समझने की कोशिश करो, पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं. इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिसलॉक, याद है? सिसलॉक स्टैंड्स फॉर सिस्टम लॉक. हमने यार कुछ ऐसा पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज सर्वर रख सकते हैं. क्या रख सकते हैं? सेंट्रलाइज्ड सर्वर. अगर किसी भी डिवाइस में कुछ चेंज आता है, क्या आता है? कुछ चेंज. या फिर मैं कहूं, या कोई भी डिवाइस जब क्या जनरेट करता है, कोई लॉग, वो किसके पास भेज देगा? इस सिसलॉक सर्वर के पास. एग्री? इसका मतलब नेटवर्क में जितने भी लॉग्स जनरेट होंगे पूरे नेटवर्क में, वो तो मैं एक डिवाइस पे कलेक्ट कर ही रहा हूं. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग SNMP? वो अलग बात है, अभी आते हैं उस बात पे. रिमोटली एक्सेस करने वाली बात, वो SNMP का एक फीचर है. जैसा ये बोल रहे हैं, वो एक SNMP का फीचर है कि आप उसके थ्रू रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हो. जैसे आप कंपनीज में सॉफ्टवेयर यूज करते होगे, लाइक SolarWinds, एक सॉफ्टवेयर आता है, टूल है. मैं चलो इस बात को कंपनी स्टैंडर्ड पे नहीं लेके जाता, पहले बहुत बेसिक में बता देता हूं. लेट्स से एक कंप्यूटर है, इस पे मैंने क्या डाला, क्या डाला? ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? SNMP मैनेजर. जिस क्लाइंट मशीन पे भी मैं SNMP का रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, ये SolarWinds था ना, ये भी क्या था? एक सॉफ्टवेयर था जो मैं एक एंड मशीन पे डालूंगा. अब यहां बैठ के मैं अपने नेटवर्क को क्या करूंगा? क्या करूंगा? मॉनिटर. गाइस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं. सेम मशीन पे मैंने सिसलॉक की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर दी, तो सेम मशीन क्या बन गई? सिसलॉक सर्वर. लेट्स से एक स्विच है जो अपने लॉग्स कंटिन्यूसली किसको सेंड करेगा? सिसलॉक सर्वर को. अब मेरे पास डिवाइस के लॉग्स तो आ ही रहे हैं, तो मेरे को इस क्लाइंट को SNMP मैनेजर क्यों बनाना पड़ा? क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं लॉग्स के अलावा जो मेरे को कौन देगा? ये SNMP. लेट्स से पहला बेनिफिट, मैं कॉन्टिन्यूसली एक ग्राफ बनाना चाहता हूं. किसके किसके बीच में? डिवाइस की प्रोसेसिंग, या फिर बोलो CPU और टाइम के बीच में क्या बनाना चाहता हूं? ग्राफ. कि भाई 5 मिनट पहले मेरा CPU कितना यूटिलाइज हुआ था और अब मेरा CPU कितना यूटिलाइज हो रहा है. ये काम मैं सिसलॉक से नहीं कर सकता, ये काम मैं सिर्फ किससे कर सकता हूं? SNMP से. एक्स्ट्रा बात हुई. लेट्स से मैं देखना चाहता हूं एक पर्टिकुलर इंटरफेस से कितना ट्रैफिक स्विच हो रहा है. ये काम भी कौन करवा सकता है? SNMP. ठीक है जी. मैं देखना चाहता हूं कि EIGRP का प्रोसेस कितना CPU यूटिलाइज कर रहा है, ये भी मैं किसके थ्रू देख सकता हूं? लेकिन ये सारा काम मैं सिसलॉक के थ्रू नहीं कर सकता. सिसलॉक इसका मतलब क्या है? जो डिवाइस अपने लॉग जनरेट कर रहा है, मैसेज जनरेट कर रहा है, वो सिर्फ एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं. मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं देख सकता. या तो मैं उन लॉग्स को देख सकता हूं, अगर मैं चाहूं मैं देख लूं इन लॉग्स की हेल्प से कि EIGRP कितना CPU यूटिलाइज कर रहा है स्विच पे. ये पॉसिबल नहीं. तो SNMP का मतलब है चलते हुए नेटवर्क को मॉनिटर करना. क्या करना? चलते हुए नेटवर्क को मॉनिटर करने का क्या मतलब होता है? अब मैं कहूं कि मैं इस क्लासरूम को मॉनिटर कर रहा हूं, तो मतलब मैंने वहां एक कैमरा लगा रखा है और मैं देख रहा हूं कि इस क्लासरूम में कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है. इन अ सिमिलर वे मैंने नेटवर्क में हर डिवाइस को क्या बनाया हुआ है? क्या बनाया हुआ है?
SNMP एजेंट। इसका मतलब जो मैनेज करेगा तो वो तो क्या कहलाएगा, SNMP मैनेजर, और जो मैनेज होगा वो क्या कहलाएगा, SNMP एजेंट। एग्री। सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है, सर ये बंदा या ये बंदा, ये दोनों आपस में बात करेंगे, ये दोनों आपस में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन कैसा होगा। लेट्स से जब मैं कहता हूं दो यूजर आपस में बात कर रहे हैं, एक यूजर सर्वर को एक्सेस कर रहा है, तो कम्युनिकेशन टाइप HTTP हो जाता है, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, TCP। इन सेम वे कह रहा हूं मैं, SNMP मैनेजर और SNMP एजेंट बात कर रहे हैं आपस में, तो कम्युनिकेशन क्या होगा गाइस, क्या होगा, UDP बेस्ड। जब SNMP मैनेजर इस पर्टिकुलर सर्वर से, इस SNMP एजेंट से बात करेगा, तो ये यूज करेगा पोर्ट नंबर 161। कौन सा, जब SNMP एजेंट इस सर्वर से बात करेगा, पोर्ट नंबर कौन सा यूज करेगा, 162। एग्री। इसका मतलब SNMP एजेंट किस पोर्ट को लिसन करता रहेगा, 161 को, और SNMP मैनेजर किस पोर्ट को लिसन करता रहेगा, 162 को। इसका मतलब SNMP भी एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है जो UDP बेस्ड है, और कौन से पोर्ट नंबर यूज करता है, 161 और 160। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं मेन चीज पे। ये मेरा एक डिवाइस है, ये SNMP सर्वर है, ये एक स्विच है, ये एक राउटर है, ये भी एक राउटर है। मतलब ये तीनों क्या है, और ये बंदा कौन है, सर्वर। ये बंदा कौन है, सर्वर। SNMP मैनेजर बोल लो, या फिर SNMP सर्वर बोल लो, या फिर इसके लिए एक और नाम भी डिफाइंड होता है कई बुक्स में, NMS। NMS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। फाइन। अब ये डिवाइस क्या करेगा, इस डिवाइस पे जितने भी प्रोसेस होंगे ना, जितने भी क्या होंगे, हर प्रोसेस को एक OID मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, OID का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। इट इज लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से है बात। ओके। मेरे कंप्यूटर पे मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। अब यार अगर मेरे को किसी प्रोसेस के डाउन होने की इंफॉर्मेशन मैंने अपने SNMP मैनेजर को देनी है, तो मेरे को प्रोसेस का नाम भेजना पड़ेगा। प्रोसेस का नाम हेडर में डालना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने राउटर या स्विच पे हर प्रोसेस के लिए पहले से क्या स्पेसिफाई कर दिया, एक OID। क्या स्पेसिफाई कर दिया, एक OID, जो मैनेजर को भी पता होगी और एजेंट को भी। ठीक है जी, क्योंकि मैं हर प्रोसेस का नाम लेके काम नहीं कर सकता, इसलिए हर प्रोसेस को क्या दे दी गई है, एक OID। हर इंटरफेस को क्या दे दी गई है, एक OID। ठीक है जी। iOS में ये क्या होती है, डिफाइंड होती है। आपका SNMP ये जो मैनेजर है ना, ये GUI बेस्ड होता है एक्चुअली। क्या होता है ये, तो GUI बेस्ड में आपको पता ही नहीं चलता OID है क्या। क्यों नहीं पता चलेगा, आप तो वहां जाओगे, अपने इंटरफेस पे क्लिक करोगे, इंटरफेस का नंबर डालोगे, हाँ भाई मैं ये देखना चाहता हूँ इस इंटरफेस से कितना ट्रैफिक पास हो रहा है, तो उसमें आपने कभी कहीं OID तो डाली नहीं। OID मतलब उस सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे चल रही है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एजेंट और मैनेजर आपस में एक दूसरे को कैसे बताएंगे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब दूसरे से लेना, निकालना। ठीक है जी। तो राउटर स्विच कोई भी डिवाइस होगा, वो हर प्रोसेस को क्या दे देगा, एक OID दे दी। OID स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है जी। अब ये डिवाइस बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, तीनों डिवाइस जो भी एजेंट होंगे बाय डिफॉल्ट एक MIB बनाएंगे। क्या बनाएंगे, MIB। MIB स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंटरफेस इंफॉर्मेशन बेस। MIB में क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे, MIB में क्या इंफॉर्मेशन होगी, जो भी OIDs हैं उनका स्टेटस क्या है। ठीक है जी। स्टेटस मतलब जैसे मैं कहूं EIGRP प्रोसेस के लिए एक OID है, उसका स्टेटस क्या है, EIGRP प्रोसेस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, उसकी CPU यूटिलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें कहां सेव रहेंगी, MIB में। हर डिवाइस क्या बना के रखेगा अपनी, एक MIB। MIB स्टैंड्स फॉर
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। दिस थिंग इज क्लियर। अब जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था, मैं मैनेजर पे बैठ के क्या देख रहा हूं कि मेरे डिवाइस की सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये ग्राफ हो सकता है, हो सकता है कि भाई यहां पे ये थी सीपीयू यूटिलाइजेशन, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थी, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा जो एसएनएमपी मैनेजर है वो पीरियोडिकली खुद को क्या करता रहता है, अपडेट। खुद को क्या करता रहता है, अपडेट। इसका मतलब जैसे मैंने सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए ग्राफ चला रखा है, हर 20 सेकंड के बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन होगी डिफाइंड होगी, हर उस टाइम ड्यूरेशन के बाद मैं एजेंट से पूछूंगा हाँ भाई अपनी सीपीयू यूटिलाइजेशन बता, वो बताएगा और मैं ग्राफ में उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दूंगा, अपडेट। और मैं अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाता रहूंगा, क्योंकि मेरे को टाइम टू टाइम सामने वाले डिवाइस की क्या पता चलती रहेगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब ऐसे तो एजेंट में प्रॉब्लम आ गई एक कि एजेंट कभी भी अनसॉलिकेटेड मैसेज भेज ही नहीं पाएगा। कौन सा मैसेज नहीं भेज पाएगा, अनसॉलिकेटेड। सॉलिकेटेड और अनसॉलिकेटेड का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना। सॉलिकेटेड का मतलब होता है जो चीज एक टाइम ड्यूरेशन के बाद होती है, जो चीज एक टाइम ड्यूरेशन के बाद होती है। और अनसॉलिकेटेड का मतलब होता है जैसे ही मुझे जरूरत पड़ी मैंने वो चीज कर ली। इट इज लाइक दिस कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला हम आपको महीने में एक बार पॉकेट मनी देंगे 2000 रुपए। 1 तारीख को मिलती थी, अगली 1 को ही मिलेगी, बीच में पॉकेट मनी अब नहीं मिलेगी। लेट्स से मेरे 20 तारीख को पैसे खत्म हो गए तो मुझे 30 तारीख तक क्या करना पड़ेगा, वेट। और अनसॉलिकेटेड क्या हुआ, मेरे 20 को पैसे खत्म हुए, 20 को ही बोल दिया अगले महीने की दे दो। दिस इज अनसॉलिकेटेड, जो टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले क्या बताया कि मेरा जो एसएनएमपी मैनेजर है वो मेरे एसएनएमपी एजेंट्स को टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, अपडेट, उनसे अपडेट लेता रहता है। हाँ भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आप देते रहो। लेकिन अगर ये एसएनएमपी एजेंट कोई अनसॉलिकेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये वो भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है टाइम ड्यूरेशन का वेट करेंगे। दोस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड ट्रैप्स। एसएनएमपी ट्रैप्स। एसएनएमपी ट्रैप्स क्या होते हैं, ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कौन जनरेट करता है, एजेंट। जब भी क्या होता है, कोई चेंज होता है। लेट से चलता चलता EIGRP का प्रोसेस क्या हो गया, डाउन हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू की वजह से। तो इसको, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एसएनएमपी मैनेजर को देगा कौन, एजेंट देगा। किस मैसेज की फॉर्म में, ट्रैप की फॉर्म में। ठीक है भाई। किसी ने क्या किया, आपके डिवाइस पे एक कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन करने से लेट से राउटर पे एक एक्स्ट्रा प्रोसेस चल गया। क्या चल गया, एक एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा प्रोसेस की इंफॉर्मेशन भी कौन देगा, मैनेजर को, एजेंट देगा। किस मैसेज की फॉर्म में, ट्रैप की फॉर्म। तो जितने भी अनसॉलिकेटेड मैसेजेस आपके एजेंट को मैनेजर को भेजने होंगे, किस फॉर्म में भेजेगा, ट्रैप की फॉर्म में। अब यार ट्रैप के साथ में एक प्रॉब्लम है कि ट्रैप के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। ट्रैप मैसेज के लिए कभी भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। तो कभी भी एजेंट को यह चीज कंफर्म नहीं होती कि ये ट्रैप मेरे सर्वर तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक नया टाइप ऑफ ट्रैप लेके आया जिसको बोलते हैं इन्फॉर्म रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म रिक्वेस्ट। अब मैं क्या कर सकता हूं डिवाइस पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑन मी कि मैं कौन से प्रोसेसेस को, आपको पता है सेवर्टी लेवल होता था डिवाइस पे, सेवर्टी लेवल अभी भी है। ऐसे कर सकता हूं मैं, सेवर्टी लेवल 4 तक जितने भी मैसेजेस, जितने भी प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स आएगी वो क्या जनरेट करेंगे, इन्फॉर्म रिक्वेस्ट। लेकिन 4 से 7 तक जिनमें भी प्रॉब्लम आएगी वो क्या जनरेट करेंगे, ट्रैप। क्योंकि ट्रैप के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, लेकिन इन्फॉर्म रिक्वेस्ट के लिए क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया था सिस लॉक के केस में, सेवर्टी लेवल 2 पे एक लॉक जनरेट होता है प्लेटफॉर्म वाला। कौन सा लॉक जनरेट होता है, प्लेटफॉर्म। ये है, क्या बोलते हैं इसको यार, प्लेटफॉर्म क्या होता है वो, पीयूष याद कर। iOS मिसमैच नहीं होता। प्लेटफॉर्म क्या होता है यार, लेट्स से मैं वो गेम चला रहा हूँ लैपटॉप पे और वो चल नहीं रही,
प्लेटफॉर्म की इनकम्पेटिबिलिटी की प्रॉब्लम है लेट्स से, तो उसके लिए जो मैसेज होगा वो किस फॉर्म में जाएगा? इनफॉर्म रिक्वेस्ट की फॉर्म में। हाँ वर्जन भी, हाँ जी, हाँ इनफॉर्म रिक्वेस्ट की फॉर्म में, कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ और सर्वर उसके लिए क्या देगा? एक एक्नॉलेजमेंट देगा। तो यार किन ओआईडीज के लिए आपको इन्फॉर्म लॉग्स यूज करने हैं और किन के लिए ट्रैप यूज करने हैं, आप ये स्विच पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगली बात पे आते हैं यार। जो आपका एसएनएमपी मैनेजर है, कौन है? इस बंदे का क्या काम है? नहीं, ये बंदा पहली रिक्वेस्ट कौन सी सेंड कर सकता है? गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट का मतलब है ये पर्टिकुलर एक ओआईडी भेज सकता है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, भाई मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? इस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के बारे में क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। लेट्स से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर किसका? एक इंटरफेस का। भाई मुझे इस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टेटस चाहिए अप है या डाउन है। दूसरी रिक्वेस्ट कौन सी होती है? गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? लेट्स से मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद एक और लगातार क्या भेज दी? गेट रिक्वेस्ट। तो वो रिक्वेस्ट कैसी मार्क हो जाएगी? गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। यार लेट्स से मैं एक एजेंट हूं, मेरे पास आप दो रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, एक दो रिक्वेस्ट अलग अलग भेज रहे हो, तो पहली रिक्वेस्ट कैसी आएगी? गेट रिक्वेस्ट। और दूसरी कैसी आएगी? गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। इसमें भी आप क्या करोगे? गेट नेक्स्ट में तो सेम ही पूछा है, कब आएगी? एक डिफरेंट इंटरफेस के बारे में। हाँ, और अगर कुछ और पूछा हो तो वो गेट रिक्वेस्ट हो जाएगी नॉर्मल, जैसे आप किए थे गेट रिक्वेस्ट। ठीक है जी। लेट्स से मैं सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास नेटवर्क आईडी होती थी, ऐसे कुछ नेटवर्क आईडी थी, इसके अंदर होस्ट क्या होते थे? ठीक है जी। अब डिवाइस आपका जब ओआईडी बनाता है ना, तो लेट्स से इंटरफेस के लिए ओआईडी बनानी है, तो एक पहला पार्ट क्या रहेगा हर ओआईडी के लिए? सेम। इंटरफेस नंबर के अकॉर्डिंग लास्ट में बिट्स क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। मैं क्या बताना चाहता हूं, लेट्स से ये 32 बिट की ओआईडी फील्ड यूज कर रहा है। कितने बिट की? तो कितने बिट्स होंगी टोटल? 32। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मैं एक नेटवर्क बनाता था, नेटवर्क आईडी में 24 बिट नेटवर्क के हर होस्ट के सेम होते थे। इन अ सेम वे मैं क्या कह रहा हूं, ओआईडी जब मैं बनाऊंगा इंटरफेसेस के लिए, तो पहले कुछ बिट्स क्या रखूंगा? सेम, और लास्ट के बिट को सिर्फ क्या कर दूंगा? डिफर। ठीक है जी। तो लेट्स से मैंने एक इंटरफेस के लिए गेट रिक्वेस्ट भेजी और फिर मैंने दूसरी रिक्वेस्ट भी दूसरे इंटरफेस के लिए भेजी, तो वो रिक्वेस्ट कैसे जाएगी? गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट रिक्वेस्ट। लेकिन आपने एक गेट रिक्वेस्ट भेजी इंटरफेस के लिए और दूसरी भेजी एक EIGRP के प्रोसेस के लिए, तो वो कैसे जाएगी? गेट नॉर्मल रिक्वेस्ट। मतलब अगर मैं एक ही ओआईडी के साथ, एक ही ओआईडी में जो डिवाइडेड चीजें हैं उनके लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, तो पहली कैसी होगी? गेट, और दूसरी कैसी होगी? गेट नेक्स्ट। ठीक है जी। दूसरी बात पे आते हैं, तीसरे टाइप की रिक्वेस्ट होती है गेट बल्क रिक्वेस्ट। हाँ भाई, गेट बल्क का क्या मतलब? गेट बल्क का मतलब है मल्टीपल ओआईडीज के लिए क्या भेजना? रिक्वेस्ट भेजना एक साथ। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मल्टीपल गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यू कैन सेंड अ सिंगल गेट बल्क रिक्वेस्ट। और चौथे टाइप का मैसेज क्या है जो सर्वर सेंड कर सकता है? हाँ जी, लेट्स से मेरे को मल्टीपल वेरिएबल देखने हैं, मेरे को इंटरफेस भी देखना है, मुझे किसी प्रोसेस की CPU यूटिलाइजेशन भी देखनी है, मुझे ये भी देखना है कि एक पर्टिकुलर इंटरफेस से कितना ट्रैफिक क्या हो रहा है? स्विच। 3 डिफरेंट ओआईडीज होंगी 3 कामों के लिए, तो मैं एक सिंगल मैसेज में भेज दूंगा, रिजल्ट भी किस में आएगा? एक। जैसे उसमें भी वीलैन के लिए पूरा सिस्लॉग प्रेजेंट होता है, पूरा वीलैन को मॉनिटर कर सकते हैं। मैं उसमें सिर्फ ट्रैफिक को कॉपी कर रहा हूं जो यूजर सेंड कर रहा है। अगर मैं स्पैन की बात करूं, मैं किसी डिवाइस को मॉनिटर नहीं कर रहा।
ठीक है जी। मैं तो इंटरफेस पे रिसीव होने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा हूं और यहां मैं डिवाइस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा हूं। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लास्ट रिक्वेस्ट आती है गेट सेट रिक्वेस्ट। क्या होती है? अगर मैं चाहता हूं कि मैं मैनेजर पे बैठा बैठा इस पर्टिकुलर डिवाइस के इस इंटरफेस पे आईपी दे दूं, ये भी मैं काम एसएनएमपी सर्वर पे बैठा बैठा कर सकता हूं। दूसरी चीज, आसान बात बताता हूं मैं आपको, मैं वीटीपी डोमेन नेम चेंज करना चाहता हूं थ्रू आउट माई डोमेन, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं किसी भी डिवाइस पे क्या करूं, किसी भी डिवाइस का एक्सेस करूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, एसएनएमपी सर्वर पे बैठे बैठे ही हर डिवाइस का क्या चेंज कर सकता हूं, डोमेन नेम, बाय सेंडिंग विच मैसेज, गेट सेट रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है जी। सेट रिक्वेस्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर वेरिएबल्स को क्या करना, सेट करना। ठीक है जी। और या फिर आप दूसरी टर्म से बोल सकते हो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को क्या करना, कॉन्फ़िगर करना। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। इसका मतलब अगर मैं, ये मैनेजर है तो ये 4 तरह की रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, और ये एजेंट है, ये 2 तरह से रिप्लाई कर सकता है, या तो ट्रैप की फॉर्म में या फिर इनफॉर्म रिक्वेस्ट की फॉर्म। ठीक है जी, इतनी बात खत्म। अब बात करते हैं यार, एसएनएमपी में 3 वर्जन थे मेरे पास। कितने वर्जन थे? 3। पहला वर्जन आया एसएनएमपी वर्जन 1। वो क्या कहता है, एसएनएमपी वर्जन 1 में सिर्फ 2 ही टाइप के मैसेज हैं, गेट रिक्वेस्ट और सेट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? और ये ओआईडी कितना बड़ा यूज करता है, कितना बड़ा, 32 बिट का। इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन आपको प्रोवाइडेड नहीं है। क्या प्रोवाइडेड नहीं है? ऑथेंटिकेशन और, अब ऑथेंटिकेशन क्या होती है? हाँ जी, आप लोग मुझे डिफरेंशिएशन करके बता सकते हो क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन में? हाँ भाई, ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिकेशन मतलब एक तरीका पासवर्ड हो गया, अगर दोनों तरफ से कम्युनिटी स्ट्रिंग दोनों साइड सेम होगी तभी काम होगा। इन नॉर्मल टर्म्स बताओ ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है गाइस, हु इज अलाउड। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। आप इस जगह गए हुए हो, कितने लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं? सब लोग यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ट्राई करना कभी लाइफ में। एटीएम पे जाना, ठीक है, अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालना, 100 रुपए निकलवाना। जितनी देर में आपके हाथ में पैसे होंगे उतनी देर में ये सेम इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे भी क्या होगी, अपडेटेड होगी कि आपके अकाउंट से 100 रुपए कट चुके हैं। यस और नो? तो इसमें ऑथेंटिकेशन कहाँ थी और एनक्रिप्शन कहाँ थी? जो पिन देखो, पिन तो भाई ऑथेंटिकेटेड, एनक्रिप्टेड थोड़ा ना पिन, वो तो स्टार की फॉर्म में जा रहा है सिर्फ, दैट इज नॉट एनक्रिप्टेड, क्योंकि आप सही पिन डाल रहे हो। वो तो ऑथेंटिकेशन ही हो गई ना, ये एनक्रिप्शन क्यों आई? क्योंकि मैं सेम पिन डालूंगा तभी तो पैसे कटेंगे, वरना कभी पैसे कटेंगे? आपके पास मैसेज साथ आ जाएगा, भाई आपका एटीएम किसी ने यूज करने की कोशिश की है। ऐसा मैसेज भी आप लगा सकते हो, लगाना चाहो एटीएम पे तो। लेट्स से एक यूजर गया, उसने अपना पासवर्ड डाला, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। और जैसे ही यहाँ पे क्या हुई, कुछ एक तो यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन हुई, इस पर्टिकुलर एटीएम ने क्या किया, एक मैसेज भेजा किसके पास, वेबसाइट के पास। उस मैसेज को क्या करके भेजा, एनक्रिप्ट करके भेजा, कि रास्ते में कोई यूजर इस मैसेज को रीड ना कर पाए। तो एनक्रिप्शन होता है पर्टिकुलर डेटा के फॉर्मेट को क्या कर देना, चेंज, के इंट्रूडर उसको कभी भी रीड ना कर पाए। ठीक है जी। और ऑथेंटिकेशन होती है कि हाँ भाई, जो बंदा मेरे को ये मैसेज सेंड कर रहा है, क्या वो बंदा सही है, इज ही द राइट पर्सन,
कि जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वही सेंड कर रहा है, कोई और सेंड तो नहीं कर रहा। दिस इज ऑथेंटिकेशन। और एनक्रिप्शन क्या है? कि जो डेटा वो भेज रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है या एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। एनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब उस डेटा की फॉर्म क्या कर देना, चेंज। तो मैंने आपको बताया कि एसएनएमपी वर्जन 1 के केस में ना ही कोई ऑथेंटिकेशन है और ना ही कोई एनक्रिप्शन है। ऑथेंटिकेशन से क्या मतलब है? ये मैनेजर है और ये कौन है? यहां भी एक नॉर्मल कंप्यूटर लगा हुआ था, इसने भी अपने आप को क्या बना लिया, मैनेजर बना लिया। कोई रोक थोड़ा सकता है? आप कोई रोक सकता है? हाँ रोक सकते हो आप। देखो कैसे, समझो ना इस बात को। आप क्या करते हो, मैनेजर पे और एजेंट पे क्या डिफाइन करते हो? एक क्या डिफाइन करते हो? कम्युनिटी स्ट्रिंग। अगर ये कम्युनिटी स्ट्रिंग मैच होगी तभी एक दूसरे से बात कर पाएंगे, वरना एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। अब लेट्स से एक यूजर था, नया नया आया था कंपनी में, उसने थोड़े टाइम बाद पढ़ा यार स्पैन भी कुछ होता है, पढ़ लिया। अब कंपनी में रह गया, उसने स्विच का एक्सेस तो मिल ही गया यार। उसने दोस्त बना लिया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, एक दिन उसको घर बुला लिया, पार्टी कर ली, उसने पासवर्ड बता दिया। इतनी बात होती है, ठीक है जी। अब पासवर्ड बताने के बाद उसने क्या किया, ये एडमिन यहां बैठता था, इस एडमिन के पोर्ट पे क्या लगा दिया, स्पैम। लेट्स एग्जांपल है एक, जिससे इस बंदे को भी किसका पता चल गया, किसके बारे में पता चल गया? क्योंकि कम्युनिटी स्ट्रिंग कभी भी एनक्रिप्टेड थोड़ा ना होती है। किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी? प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी? प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है जी। जिसकी वजह से इसको भी कम्युनिटी स्ट्रिंग पता चल गई। इस बंदे ने क्या किया, अब इस पर्टिकुलर एजेंट को या तो कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिया या इससे कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना शुरू कर दिया। एग्री? अब ये पर्टिकुलर यूजर भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, और किसी वेरिएबल को सेट करना चाहे तो सेट भी कर सकता है। मुझे अपने नेटवर्क को इस प्रॉब्लम से क्या करना है, बचाना है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए SNMP वर्जन 2 बनाया गया। क्या बनाया गया? SNMP वर्जन 2। SNMP वर्जन 2 में 4 मैसेज आ गए जो आपने अभी पढ़े हैं। SNMP वर्जन 1 में सिर्फ 2 ही मैसेज थे, SNMP वर्जन 2 में कितने मैसेज आ गए? 4। मैं मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लाइंट पे दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है जी। क्लाइंट पे दोनों क्या रहते हैं? सेम। दूसरा चेंज क्या हुआ, मैंने OID कितना बड़ा बना दिया? 64 बिट। लेकिन इसमें भी मैं ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन नहीं डाल पाया, जिससे प्रॉब्लम फिर वही रहेगी कि कोई भी अपने आप को क्या बना सकता था, SNMP सर्वर। क्योंकि कम्युनिटी स्ट्रिंग का पता लगाना मुश्किल नहीं था। कम्युनिटी स्ट्रिंग क्या होती है? एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में एक पासवर्ड होता है जिसका कोई भी पता लगा सकता है, अगर उसको नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो फाइन। वो बाद की बात है, वो मैं अपने एजेंट का एक्सेस दे रहा हूं किसी को, तो मैं बता रहा हूं वो रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता हूं, कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। तीसरा है मेरे पास SNMP वर्जन 3। इसमें ऑथेंटिकेशन भी है और एनक्रिप्शन भी है। गद्दा मंगवा दूं? बता। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि दोनों एंड पे मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा, एक पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड मैच करेगा तभी वो डिवाइस एक्सेस होगा, अगर वो पासवर्ड मैच नहीं करेगा वो डिवाइस एक्सेस नहीं होगा। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर कम्युनिटी स्ट्रिंग तो पिछले केस में भी थी, इसमें आपने पासवर्ड स्पेसिफाई करके नया क्या कर लिया? मैंने नॉर्मली बोला इस बार पासवर्ड किससे एनक्रिप्ट कर दूंगा मैं, MD5 से, तो कोई मेरे पासवर्ड को कभी भी रीड नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, एनक्रिप्शन क्या कह रही है? एनक्रिप्शन बता रही है कि जो SNMP मैसेजेस एक्सचेंज स्विचेस कर रहे हैं, डिवाइसेस कर रहे हैं, राउटर्स के साथ हैं, स्विचेस के साथ हैं, वो सारे मैसेजेस क्या कर सकता हूं मैं, एनक्रिप्ट कर सकता हूं कि कोई उसको रीड भी ना कर पाए। कौन सी एल्गोरिथम यूज करके? DES 3DS, जो भी एल्गोरिथम्स अवेलेबल होंगे किस पे, आपके डिवाइस पे, ठीक है जी। तो ये थे आपके 3 वर्जन। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन।
64 बिट OID यूज होता हाँ जी, तो कई जगह SNMP V2C लिखा होता है, वर्जन V2C। एक मिनट यार, पढ़ा था अभी मैंने, बता देता हूँ आपको। SNMP V2C ही होता है यार, V2 कुछ नहीं होता, वो V2C नाम दिया। तो ये इसने SNMP के 3 वर्जन्स के बारे में बताया, आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें कम्युनिटी स्ट्रिंग यूज होती है, क्या यूज होते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड्स, फाइन। और इसमें ऑथेंटिकेशन भी है और एनक्रिप्शन भी है। ये जो SHA और MD5 है यार, ये जो एल्गोरिथम है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। और ये जो AES, DES, 3DES, ये जितनी भी एल्गोरिथम है ये सारी किसके लिए यूज होती है। अब आप पूछोगे सर DES, 3DES और AES में फर्क क्या है। अगर मैं बात करूं आपकी DES की, DES आपकी 128 बिट होती है, 3DS की बात करूं वो 192 बिट होती है, और AES की बात करूं वो 256 बिट। 256 बिट से मतलब क्या है, जो आपका हैश कोड आखिरी में कैलकुलेट होगा। एक्चुअली क्या होता है, मैं डेटा को एनक्रिप्ट करने के बाद एक की लगा देता हूं उस डेटा के साथ, वो की कितनी बड़ी होगी, ठीक है जी, क्योंकि जितनी बड़ी की होगी उस की को डिक्रिप्ट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, याद रखना। 2 की पावर होती है ना, 2 की पावर। यू कैन से यस, 2 की पावर होती है क्योंकि बिट्स हैं। तो मैं आपको पहले SNMP वर्जन 1 का एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत आसान है SNMP वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करना। अब आप कहोगे सर पहले तो मैं मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। भाई मैनेजर पे कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। मैनेजर पे आपको सिर्फ क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, और हर एजेंट को किसके बारे में बताना है, उस मैनेजर के बारे में। तो मैंने क्या किया, एक ACL बनाई। क्या बनाई, एक। अब ACL किस लिए बना रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि SNMP वर्जन 1 और 2 के केस में मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं पता लगा पाऊं, हाँ भाई जो मैनेजर मुझे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है वो एक सही मैनेजर भी है या नहीं है, एक ऑथोराइज्ड मैनेजर भी है या नहीं है। तो मैं डिवाइस पे क्या बना सकता हूं, हर एक ACL में मैं सिर्फ उन्हीं IPs को कॉल करूंगा जो मेरे क्या होंगे, मैनेजर्स। बाकी मैनेजर्स अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बाकी मैनेजर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिनाई। लेट से मेरे नेटवर्क में एक मैनेजर था, मैंने एक ACL बनाई, उसी मैनेजर को परमिट कर दिया। अब कोई और मैनेजर मेरे नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे एजेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैंने एक ACL बनाई। दूसरी चीज देखो मैंने क्या लिखा, SNMP सर्वर कम्युनिटी स्ट्रिंग का मतलब है वो पासवर्ड जो सर्वर और एजेंट दोनों पे डिफाइन हो, ठीक है जी। RO का मतलब है रीड ओनली एक्सेस का मतलब क्या है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और RW का मतलब क्या है, रीड एंड राइट। रीड का मतलब था सिर्फ आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप उस पर कुछ चेंजेस, सेट मैसेज आप सेंड नहीं कर सकते। वर्जन 1 में था भी नहीं सेट मैसेज, आपके वर्जन 1 में था ही नहीं, कौन सा मैसेज, सेट मैसेज, ठीक है जी। इसका मतलब है मैं वहां बैठ के यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद SNMP सर्वर होस्ट एड्रेस का मतलब आपके SNMP सर्वर का IP। उसके बाद कम्युनिटी स्ट्रिंग, ये ट्रैप टाइप कुछ भी नहीं होता, लीव इट। बाय डिफॉल्ट मैं जाता हूं सारे ट्रैप आए, तो इसमें इसने देखो क्या किया, 2 ACL बनाई है जिसमें इसने 2 IPs मैच कराई हैं आपके सामने। इन्हीं 2 IPs को इसने कौन सा एक्सेस दिया है, रीड ओनली, ठीक है जी। और इसका SNMP सर्वर कौन सा है, 3.99। और ये मॉनिटर IT क्या है, मॉनिटर इट क्या है, कम्युनिटी स्ट्रिंग है मेरा। इसका पासवर्ड क्या है, मॉनिटर इट। कोई प्रॉब्लम किसी को,
अब वर्जन 2 देखो, बिल्कुल सेम है कॉन्फ़िगरेशन। वर्जन 2 में बिल्कुल सेम है, पहले एक ACL बनाई, रीड या राइट एक्सेस दिया, या फिर तीसरा क्या किया, सर्वर के बारे में बताया। ये एक इन्फॉर्म कीवर्ड लगा रखा है इसमें, क्या लगा रखा है, ये जरूरी क्यों है? देखो यार, बाय डिफॉल्ट मेरा कोई एजेंट है, उसको मैंने सर्वर के बारे में बता दिया, यार बाय डिफॉल्ट तो वर्जन 1 ट्रैप ही भेजेगा, मेरे को उसको बताना भी तो पड़ेगा मैंने वर्जन क्या कर दिया, चेंज। वर्जन के चेंज के बारे में बताने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इन्फॉर्म। के वर्जन कौन सा यूज कर रहा हूं, 2C। कौन सा यूज कर रहा हूं, 2C। मैंने आपको बताया था वर्जन का नाम ही क्या होता है, SNMP वर्जन 2C। इन द SNMP सर्वर होस्ट कमांड, यूज ऑफ वर्जन 2C keyword to identify SNMP version 2C operation. By default, regular SNMP traps are sent to use inform request instead add the inform keyword. ठीक है जी, एक बात और हम मिस कर गए, ये जो inform request की बात की थी ना मैं, जिसके लिए acknowledgement होता है, ये भी आपकी वर्जन 2 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये वर्जन 1 में बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। वर्जन 1 में सिर्फ क्या होते रहे, ट्रैप्स। तो ये इन्फॉर्म कीवर्ड बेसिकली यहाँ क्या करेगा, उन इन्फॉर्म रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, एनेबल कर देगा। और ये वर्जन 2C क्या करेगा, जो ट्रैप सेंड करेगा इस बार आपका डिवाइस कौन से वर्जन के करेगा, वर्जन 2 के। और बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो यहाँ भी तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही थी, सेम थी ना। तो अगर मैं यही कॉन्फ़िगरेशन कर देता तो ट्रैप किसके सेंड होते, वर्जन 1 के। ट्रैप्स इसमें नहीं होते हैं वर्जन 2 में। होते हैं ट्रैप सेंड, लेकिन डिवाइस को बताना पड़ेगा ना ट्रैप कौन से वर्जन के सेंड करने हैं, 2 के। वर्जन 3 की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद पढ़ सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, आप इसको कभी भी डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। मैं ऐसी चीजें क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बंदा समझ भी लेता है, जब तक डिप्लॉय नहीं करोगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी यार। तो यू कैन नॉट डिप्लॉय दीज थिंग्स। तो यार आप एक बार पढ़ लेना, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो वर्जन, मैंने आपको शुरू में ही बात बता दी थी लिमिटेशन वाली। वैसे वर्जन 3 यूज होता होगा ना। हाँ, रियल टाइम में मैं वर्जन 3 डिप्लॉय करता हूँ हमेशा। अरे कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्री टू यूज़ है वर्जन 3। सबसे पहले क्या करना है, एक व्यू बनाना है। व्यू बनाने का मतलब है, हाँ भाई मैं देखना चाहता हूँ इन चीज़ों के बारे में, इन OIDs के बारे में, ठीक है जी। अगर मैं व्यू नहीं बताऊंगा तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को सबकी देगा, ठीक है जी। दूसरा काम क्या करना है, यूज़र नेम बनाना है। हाँ भाई, मेरा यूज़र नेम क्या और पासवर्ड क्या, इनको एनक्रिप्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, MD5। उसके बाद मेरे को एनक्रिप्शन करनी है, अपने मैसेज को एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्शन करने के लिए मैं कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करूंगा, ये स्पेसिफाई करना है। उसके बाद सारे को बाइंड करके लिख देना है कमांड में, और रीड राइट एक्सेस यहां भी होगा, ठीक है जी। देख लेना एक बार, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा अगला टॉपिक है। अब देखो यार, मेरे पास DSCP में अगर सच बात बताऊं कितनी चीजें पढ़ाने को। एक सबसे पहला है, फिर है, ठीक है, ये तो गई। सबसे पहले कौन सा, ये सब चीजें हैं मेरे पास पढ़ाने को। तो क्या पढ़ाऊं बताओ यार। देख, अब तू अगर ऐसा सोचेगा मैं DSCP तेरे को पूरा पढ़ाऊं, तो फिर आज की क्लास हम DSCP ही पढ़ पाएंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, देखो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं DSCP नहीं पढ़ाऊंगा। आप बताओ, अगर आप कहोगे DSCP तो DSCP पढ़ाऊंगा। स्टार्ट तो करना पड़ेगा। V6 की कॉन्फ़िगरेशन तो कराओगे क्या? करा दूंगा यार। SNMP कॉन्फ़िगर करना और ये V6 की कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत अलग बातें हैं। V6 की कॉन्फ़िगरेशन में कमांड तो है, क्या है, और जैसे यहाँ DSCP चलेगा वैसे यहाँ चलेगा, यहाँ भी आएगा DSCP रिले एजेंट। अभी बात कर लेते हैं DSCP क्या होता है, रिले एजेंट क्या होता है। बिट लेवल पे तो नहीं जाना ना, ठीक है, देख लेते हैं। ये एक यूजर है, ये एक स्विच है।
पहले तो कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं आप लोगों से यार। लेट्स से ये एक बंदा है, ये एक यूजर है, इसको क्या चाहिए? इतना तो मैं मान के चलूँ ना, आपको ये पता है कि डीएचसीपी मैं किस लिए यूज करता हूँ, आईपी लेने के लिए, ठीक है जी। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 67 68 यूज करता है। डीएचसीपी का बेसिकली काम क्या है? नेटवर्क्स में आईपी एलोकेट हो जाए। चलो ठीक है, स्टार्टिंग से बात करते हैं। स्टैटिक आईपी एलोकेट करता था मैं, प्रॉब्लम क्या थी? जब मैं यूजर को स्टैटिक आईपी देता था तो प्रॉब्लम क्या थी? मैनुअली देना पड़ता है। एक तो एडमिन बिजी रहता था, कोई नया ऐड होगा उसके लिए जाओ भाई आईपी दो, उसके लिए ये दो, फिर इतना आईपी का जो रखते थे वो ही वेस्टेज रहता था। अभी इसमें ऑटोमेटिक। चलो ठीक है, पहली बात इन्होंने सही कही कि भाई जितनी भी आईपीस प्रोवाइड होती थी स्टैटिकली कौन देता था? एडमिन। अब एडमिन को ही डेटाबेस बनाना पड़ता था कि मैंने इस सिस्टम को ये आईपी दे दिया। तीसरी बात, नेटवर्क कितना बड़ा बनाना है वो उसका नहीं, वो एडमिन का काम नहीं होता कभी। कोई बात करेंगे। आईपी वेस्ट तो होती थी, कॉन्फ्लिक्ट के एरर भी आते थे क्योंकि यूजर डेढ़ छाने होते थे। यूजर क्या करते थे? अगर अपनी आईपी पे नेट नहीं चल रहा, अपनी आईपी क्या कर देते थे? तो ये चांस भी हो सकता है कि वो आईपी कहीं और भी चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता था? कॉन्फ्लिक्ट। अब 3 प्रॉब्लम थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला, मुझे हर यूजर को स्टैटिकली जाके आईपी ना देने पड़े, आईपी अपने आप मिल जाए। दूसरी प्रॉब्लम, मुझे डेटाबेस ना बनाना पड़े, डेटाबेस अपने आप बन जाए। तीसरी प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट ना हो कभी भी। तो डीएचसीपी सर्वर इन 3 प्रॉब्लम्स का मुझे क्या देगा? सॉल्यूशन। कैसे? हाँ यार, आएंगे उस बात पर। फिर भाग रहे हो तुम। अरे बिल्कुल यार, मैं क्या तो रहा हूँ, तुम्हें पता, तुम मजे ले रहे हो मेरे। ठीक है जी। अब इस बंदे को एक आईपी चाहिए, इसके पास बाय डिफॉल्ट है क्या? सिर्फ अपना एक मैक एड्रेस। ठीक है जी। तो डीएचसीपी क्या करता है? एक प्रोसेस पे रिलाई करता है, उस प्रोसेस का नाम होता है डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। तो लेट्स से पाजी आप एग्जाम देने गए एक, तो जब आप एग्जाम देने गए ना, आपने रियलाइज किया पेन ले जाना भूल गए, तो पाजी क्या करेंगे? ढूंढेंगे पहले किसका पेन लगा हुआ है। भाई पाजी अगर थोड़े सेंसिबल होंगे तो हॉल में खड़े हो जाएंगे और पूछ लेंगे, भाई किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो मुझे दे दो। एग्री? यही करेंगे। अब लेट्स से भाई वहाँ एक लड़की बैठी थी, उसने पाजी को पेन दिया, तो इसका क्या मतलब है? क्यों किया ऑफर? देखो यार, मदद करना चाहिए भाई। उसके पास एक एक्स्ट्रा पेन था, इसलिए उसने क्या कर दिया? ऑफर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था कि पाजी अच्छी शर्ट पहन के गए हुए थे, अच्छे लग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज लाइक दिस। ठीक है जी। तो इस बात को ऐसे ले लो यार, एक बंदे को आईपी चाहिए तो डिस्कवर किसको करना पड़ेगा? उस बंदे को खुद। वो आपने सुना है, एक कहानी पढ़ता था यार, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। अरे जिसने पत्थर में भगवान ढूंढा था, प्रहलाद। एक तो हिस्ट्री भी खराब है। फिर वो कौन था जो अपने माँ बाप को उस पे ले, तराजू पे ले घूमता था? प्रहलाद तो होली पे होता था, है ना? ठीक है भाई, बात कर लो यार। तो ऐसा ही होता है यार, ऐसे समझ लो। अब आप, मैं एग्जांपल दे रहा था, आप देने तो देंगे। इस बंदे को आईपी चाहिए तो डिस्कवर भी किसको करना पड़ेगा? इसको खुद ही करना पड़ेगा। तो डिस्कवर पैकेट कौन सेंड करेगा? ये बंदा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने इस पे भी डीएचसीपी पूल बना दिया, इस पे भी क्या बना दिया? एक सेम पूल बना दिया, और इस पे भी क्या बना दिया? एक सेम पूल बना दिया। इसके पास भी जाएगी रिक्वेस्ट, इसके पास भी जाएगी, और इसके पास भी जाएगी। तीनों के बाद रिक्वेस्ट जाएगी। इसको आईपी मिलेगी किस सर्वर से? जो इसको आईपी पहले ऑफर कर देगा। जैसे सेम केस, पाजी गए थे पेपर देने,
पाजी ने पूछा किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, कई लोगों ने देने की सोची, लेकिन जिसने पहले दे दिया उसी का पेन पाजी ने ले लिया। नॉर्मल सी बात, जो आईपी पहले ऑफर कर देगा उसी की आईपी यूजर एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों सर्वर किसमें रह जाएंगे फिर? आईपी ना देने वाले लोगों में। ठीक है जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। ठीक है जी, ये बात याद रखना। अब मैं ये केस ही हटा देता हूं कि मेरी लाइन में क्या है, मल्टीपल डीएससीपी सर्वर है। अब मेरी लाइन में कितने सर्वर रहेंगे? सिर्फ क्राइटेरिया होता होगा ना कि कौन पहले देगा, जिसके पास रिक्वेस्ट पहले आएगी। जो पास तो होगा वो ना फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अगर फर्स्ट जो वाला भी नियर- है तो आप देखो, मैं आपसे वही तो बात कर रहा था, आपने बात नहीं समझी। यहां से एक्चुअली इसने मैसेज ब्रॉडकास्ट भेजा, ये गया इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। जो ऑफर पहले देगा, जिसका ऑफर इसके निक कार्ड पे पहले रिसीव हो जाएगा, वही इसको आईपी देगा। तभी तो मैंने इस प्रोसेस को क्या बोला, सब जो नियर होगा वही दे देगा। अब फिर यार नियर वाली बात क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ तीनों का डिस्टेंस भी सेम है। अब फिर है यार, एक बात था, तेरे गेट पे दो लोग एक साथ कैसे एंटर कर जाएंगे? पहले एक आएगा दूसरा फिर आएगा ना। पैकेट है, क्यू में आएंगे। एग्री और नॉट? ऑफर आ रहा है, क्यू में आएगा ना, एक पहले फिर दूसरा फिर तीसरा। बेशक हो सकता है R3 आईपी दे रहा हो सकता है R2 दे रहा हो सकता है R1 दे रहा हो। हमने रूल क्या बनाया? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है भाई। दूसरी प्रॉब्लम, इस यूजर को आईपी चाहिए, इसने क्या सेंड किया? एक डिस्कवर पैकेट। डिस्कवर क्या था? ब्रॉडकास्ट, जो इसके पास भी गया और इसके पास भी गया। डिस्कवर पैकेट कैसा दिखता देख लेते हैं। डिस्कवर पैकेट की बात करूं तो डीएससीपी लेयर 7 प्रोटोकॉल है। लेयर 4 पे क्या यूज करता है? यूडीपी। पोर्ट नंबर 68। सोर्स आईपी क्या होती है डिस्कवर में? डेस्टिनेशन आईपी क्या होती है? सोर्स मैक क्या होता है? इस यूजर का मैक एड्रेस लेट से क्या है? ए। और डेस्टिनेशन मैक क्या होता है? ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है? लेयर 2 ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब क्या होता है? लेयर 3 ब्रॉडकास्ट। DHCP एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। हाँ, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो ये मेरा एक डीएससीपी डिस्कवर पैकेट बन गया। ठीक है जी, ये इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने सेंड किया, स्विच ने इस पैकेट को क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट। क्योंकि लेयर 2 पे ट्रैफिक क्या था? ऑलएफ था। ऑलएफ का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। अब कई लोगों का ये मानना होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि 255 का मतलब है कि राउटर भी इसको आगे क्या सेंड कर देगा? क्या सेंड कर देगा? ब्रॉडकास्ट। बाय डिफॉल्ट राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। बाय डिफॉल्ट राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। तो राउटर इस एड्रेस के 255 होने के बावजूद भी कभी भी इस ब्रॉडकास्ट को अपनी बाउंड्री से क्रॉस होने नहीं देगा। ठीक है जी, तो मेरे पास दो केस बनते हैं गाइस। पहला केस कि डीएससीपी सर्वर मेरी लैन में ही एग्जिस्ट करता है, और दूसरा केस डीएससीपी सर्वर रिमोटली एग्जिस्ट करता है। रिमोटली एग्जिस्ट करने का मतलब मेरी लैन में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम एक रूम में बैठे हैं, हम सेम नेटवर्क में हैं। लेट्स से मैं आपका डीएससीपी सर्वर हूँ और मैं ही आप सबको आईपी दे रहा हूँ, तो मैं भी आपके नेटवर्क का ही पार्ट हूँ और आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? एक आईपी। एक दूसरा केस मैंने क्या लिया कि दूसरे रूम में एक लड़का बैठा है, वो क्या है? डीएससीपी सर्वर। तो मेरा जो डीएससीपी सर्वर है इस बार मेरे नेटवर्क में लाई नहीं करता। डीएससीपी सर्वर एक रिमोट नेटवर्क में लाई करता। तो दोनों केसेस में आईपी लेने का तरीका अलग होगा। ठीक है जी, दोहरा प्रोसेस से यूज होगा बट इन अ डिफरेंट वे यूज होगा, भी देखेंगे कैसे। अभी मेरा एग्जांपल है कि मेरा डीएससीपी सर्वर किसमें है? किसमें है? सेम लैन में। ठीक है जी, इस राउटर के पास डीएससीपी की रिक्वेस्ट आई। ये राउटर सबसे पहले क्या देखेगा? अगर मुझे इस बोतल में से पानी पीना है तो सबसे पहली चीज क्या है भाई? देखो, इस बोतल में से पानी पीने के लिए सबसे पहली चीज है पानी। अब इसमें ढक्कन भी है, मैं ढक्कन तो नहीं खोल रहा, मैं ऐसे जान के करके तो नहीं देख रहा हाँ भाई पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा, मुझे दिख रहा है ना भाई। तो सबसे पहली चीज क्या है? पानी। इन अ सिमिलर वे डीएससीपी सर्वर को आईपी देनी है यूजर्स को। सबसे पहली चीज क्या है? एक आईपीस का पूल। क्या जरूरी है? अगर आईपीस का पूल यूजर सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कभी भी आईपी आपको नहीं दे पाएगा। एग्री? मैंने सर्वर का पूल बना दिया,
उस पूल में से पर्टिकुलरली वो आईपी दे देगा। अब जब भी मैं डीएचसीपी सर्वर पे एक पूल बनाता हूं, मैं पूल ऐसे बनाता हूं, देखो ये कमांड होती है पूल बनाने की गाइस, आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम, ये क्या है पूल का नाम। उसके बाद मैं क्या स्पेसिफाई करता हूं, नेटवर्क। क्या स्पेसिफाई करता हूं, लेट्स से मैं नेटवर्क स्पेसिफाई किया, इसका क्या मतलब है, ये क्या है और ये क्या है, सबनेट मास्क। ठीक है जी। अब राउटर के पास अवेलेबल आईपी कहां से कहां तक हो गई, ये बात सबको समझ में आ गई कि राउटर के पास ये अवेलेबल रेंज हो गई आईपी की। हाँ भाई, किसी को ना समझ में आई तो अभी भी पूछ लो। देखो यार 10.1.1.0/24 है, तो इसकी ये नेटवर्क आईडी थी और ब्रॉडकास्ट आईडी आती 10.1.1.255। तो मैंने उसी के बीच की रेंज लिख ली कि यही आईपीस राउटर अपने यूजर को असाइन कर सकता है। ठीक है जी। इसका मतलब इस कमांड की हेल्प से राउटर आईपी भी प्रोवाइड कर देगा और सबनेट मास्क भी प्रोवाइड कर देगा। क्या क्या प्रोवाइड कर देगा, आईपी भी और थर्ड थिंग रह के गई, ये देखो जी, जब भी मैं आईपी की बात करता हूं, अगर मैं अपने लैन की बात करूं, प्रॉपर्टीज में जाऊं, IPv4 में आऊं, हाँ बहुत सारी चीजें रहेगी, उससे पहले भी कुछ रह गया। पहली आईपी एड्रेस मिल गया नेटवर्क कमांड से, सबनेट मास्क पे किससे मिल गया, नेटवर्क कमांड से। तीसरी चीज क्या रह गई, डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं हम लोग, चल रहे। मैं आपको कहता ना था, फिर तुम्हें पहले आता है, फिर बता रहे मुझे कि कमांड होगी डिफॉल्ट, जिसमें मैं किसका आईपी लिखूंगा, अपने गेटवे का। ये आईपी हमेशा मेरा डीएचसीपी सर्वर हर क्लाइंट को ऐसा क्या देगा, गेटवे। हर क्लाइंट को बताएगा तेरा गेटवे कौन है। लेट्स से मैंने स्पेसिफाई कर दिया 10.1.1.1, तो ये आईपी किसकी है, मतलब राउटर के इंटरफेस की। जो राउटर के इंटरफेस की आईपी होगी वही यूजर्स के लिए किसका काम करेगी, गेटवे का। और क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं मैं, यूजर को बता सकता हूं तेरे लिए डीएनएस सर्वर कौन है। ठीक है, एग्री। ये थी बात जो आपको आज तक पता था, ये भी पता होगी। मैं एक लीज भी सेट कर सकता हूं। लीज का मतलब होता है टाइम, कि कितने टाइम के लिए ये आईपी मैं यूजर को असाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट न्यू थिंग फॉर यू पीपल, मैं डीएचसीपी सर्वर पे और भी 4 चीजें डिफाइन कर सकता हूं, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन फील्ड्स। लेट्स से मेरे नेटवर्क में एक टीएफटीपी सर्वर भी है। कौन सा सर्वर, टीएफटीपी सर्वर। मैं हर डिवाइस को ये भी बता सकता हूं तेरे लिए टीएफटीपी सर्वर कौन है। लेट्स से मेरे नेटवर्क में एक POP3 सर्वर भी है, मैं हर डिवाइस को ये भी बता सकता हूं तेरे लिए POP3 सर्वर कौन है। लेट्स से मेरे नेटवर्क में एक WLC भी लगा हुआ है। WLC होता है वायरलेस लैन कंट्रोलर। क्या होता है, वायरलेस लैन कंट्रोलर। मैं हर डिवाइस को ये भी बता सकता हूं तेरे नेटवर्क में WLC कौन है। ये सब कुछ किसके थ्रू बताऊंगा, डीएचसीपी ऑप्शन फील्ड के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर है, डिफरेंट असाइन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से दिखाने के लिए इस चीज को, बात मत करो, क्या कह रहा है, कॉमन डीएचसीपी ऑप्शन 43 किसके लिए है, WLC के बारे में बताने के लिए। 69 किसके लिए है, SMTP सर्वर के बारे में बताने के लिए। 70 किसके लिए, POP3 मेल सर्वर के बारे में बताने के लिए। और 150 किस लिए है, TFTP सर्वर के बारे में बताने के लिए। मतलब मैं चाहता हूं कि डीएचसीपी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पता चल जाए डिवाइस को कि TFTP सर्वर कौन है, SMTP सर्वर कौन है, POP3 सर्वर कौन है, या फिर WLC कौन है। और ये डीएचसीपी ऑप्शन नंबर और भी होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखे हैं, स्विच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, CCN पे स्विच है ना, उसका एक सिलेबस है,
उस सिलेबस में वो इन 4 बातों को ही बताना चाहता है, बाकी बातों को बताना नहीं चाहता। तो मैं DHCP के थ्रू अपने डिवाइस को ये भी बता सकता हूँ SMTP सर्वर कौन है, POP3 सर्वर कौन है, या फिर TFTP सर्वर नेटवर्क में कौन है। जो सर ने एग्जांपल लिया था कि वो जो मैनेजर है वो राउटर को एक्सेस करेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजी है, हाँ जी, तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा कि वहाँ पे AWS सर्वर कौन है, POP3 सर्वर कौन वो खुद ऑफर करेगा। ये जो मैं पूल बना रहा हूँ ना, इस पूल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हर क्लाइंट को ऑफर होगी। है, हर क्लाइंट को जो भी अपनी आईपी के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा उसे मैं आईपी तो दूंगा ही दूंगा, ये 7 और चीजें मैं जो उसे दूंगा, जैसे कि डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन, एसएमटीपी सर्वर की इंफॉर्मेशन, POP3 सर्वर की इंफॉर्मेशन, या फिर टीएफटीपी सर्वर की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं अपने डीएससीपी ऑफर में ऐड करवा सकता हूँ। यानी कि एक्नॉलेजमेंट में वो जो देगा वो ये सब इंफॉर्मेशन देगा। एक्नॉलेजमेंट में नहीं, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ ऑफर में। अभी मैंने सिर्फ आपको डिस्कवर मैसेज के बारे में बताया। डिस्कवर मेरे डीएससीपी सर्वर के पास पहुंचा था, तो कंडीशन क्या थी, मैंने कहा था बॉटल में से पानी पीना है, कंडीशन क्या, उसके पास क्या होना चाहिए, पानी। बॉटल के पास क्या होना चाहिए, पानी। इन सिमिलर केस मैंने आपको बताया था कि डीएससीपी सर्वर को आईपी ऑफर करनी है तो उसके पास क्या होना चाहिए, आईपी का क्या होना चाहिए, पूल। मैंने पूल बनाया, नेटवर्क कमांड चलाई। नेटवर्क कमांड किस लिए हेल्प करेगी, आईपी प्रोवाइड करने के लिए और सबनेट मास्क प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद मैंने कमांड चलाई डिफॉल्ट राउटर, ये कमांड किस लिए हेल्प करेगी, गेटवे देने के लिए। उसके बाद मैंने कमांड चलाई डीएनएस, ये डिवाइस को क्या बताएगी, तेरे लिए डीएनएस सर्वर कौन है। उसके बाद मैंने कमांड चलाई लीज, लीज बताएगी कि ये आईपी मैं तेरे को कितने टाइम के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने कुछ ऑप्शंस फील्ड यूज करी अपने डिवाइस को बताने के लिए कि तेरे लिए टीएफटीपी सर्वर कौन है, POP3 सर्वर कौन है और WLC कौन है, और जैसे साथ के साथ मैं बता सकता हूँ तेरे लिए SMTP कौन है। ठीक है, सर एक राउटर में कितना पूल बना सकते हो? एक राउटर में आप मल्टीपल पूल बना सकते हो, मैंने ऐसा कभी लिमिटेशन चेक नहीं किया। नहीं, ऐसे स्विच में VLANs अलग अलग है तो हाँ जी, आईपी नेटवर्क भी अलग अलग होना है, हाँ बिल्कुल एग्री। तो पूल्स इट शुड बी मोर देन वन। Yes, every time. वन VLAN। यस, एवरी टाइम पूल्स विल बी मोर देन 1। आपको मैं क्या कौन सा केस बताऊं, आप कैसा केस देखना चाहते हो, मल्टी लेयर स्विच पे या राउटर पे? स्विच के केस में वो बोल रहा हूं। बिल्कुल, अभी बताता हूँ वो केस, अभी आता हूँ उस बात पे कि मेरे पास मल्टीपल वीलेंस है तो मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल पूल्स बनाने पड़ेंगे। अभी आते हैं उस बात पे, एक बार इस प्रोसेस को पूरा कर ले। अभी मैंने डिस्कवरी भेजा था, अभी रिक्वेस्ट आई नहीं थी। तो मेरा वो डायग्राम क्या है छोटा सा, यहाँ दोबारा बना लेता हूँ। तो इस बंदे ने डिस्कवर भेजा, इसने देखा हाँ भाई इसके पास एक आईपी है, पूल में पहली आईपी कौन सी है, लेकिन इसने तभी रियलाइज किया कि ये आईपी तो इस इंटरफेस पे क्या है, असाइंड है। अब इसने दूसरी आईपी कौन सी ऑफर करी, 10.1.1.2। अब देखो, अगर इसने ये आईपी ऐसे ही ऑफर कर दी किसी भी यूजर को, तो यूजर अपने आप को असाइन कर लेगा। देयर कैन बी अ चांस ये सेम आईपी नेटवर्क में पहले ही कोई यूज कर रहा है, तो कौन सा एरर आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट का। और मैंने कहा था डीएससीपी सर्वर को अगर मैं यूज करूंगा तो थर्ड प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आपको नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के एरर से बचने के लिए ये डीएससीपी सर्वर क्या करेगा, किसी भी आईपी को ऑफर करने से पहले उस आईपी के लिए क्या सेंड करेगा, क्या सेंड करेगा, पिंग। क्या सेंड करेगा, पिंग। अब आप जब पैकेट को कैप्चर करते हो आपको आर्प दिखती है, ग्रेशियस आर्प नहीं होती, दैट इज नॉट द केस। पिंग आर्प दिखती है आपको। लेट्स से एक राउटर को एक यूजर को पिंग करना है कनेक्टेड लाइन में, तो राउटर के पास सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, मैक एड्रेस। क्या होना चाहिए, उस मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए वो क्या जनरेट करता है, आर्प। तो आपको दिखती क्या है वहां पे, आर्प। एक्चुअली प्रोसेस में डिफाइंड क्या है, पिंग। तो जब भी मेरे राउटर को डुप्लीकेसी चेक करनी है, डुप्लीकेसी चेक करने का मतलब जब भी मेरा राउटर एक आईपी को ऑफर करेगा, उस आईपी को ऑफर करने से पहले उस राउटर उस आईपी पे एक पिंग भेजेगा। अगर रिप्लाई आ जाएगा तो जंप कर जाएगा किस आईपी पे, नेक्स्ट पे। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो ये सेम आईपी क्या कर देगा, ठीक है। ऑफर करी, इसके पास आईपी आई, अब ये बंदा क्या भेजेगा, एक रिक्वेस्ट, और डीएचसीपी सर्वर क्या भेजेगा, एक यस यू कैन यूज दिस आईपी, और अपने पास क्या बना लेगा, एक डेटाबेस के मैंने 10.1.1.3 असाइन कर दी किसको, यूजर
जिसका मैक एड्रेस क्या है, क्या मैक एड्रेस है उस यूजर का, ए। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आप में? सर अगर इसका आईपी असाइन हुई है, मान लो नोड शट हो गया किसी प्रॉब्लम की वजह से, वापस रिटर्न हो जाएगी। देखो लेट से भाई तेरे यूजर ने रिक्वेस्ट की थी आईपी के लिए, डीएचसीपी सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया था, बट ड्यू टू सम रीजन आपका होस्ट उस आईपी को रिसीव नहीं कर पाया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं कर पाया, तो वो आईपी डीएचसीपी सर्वर में यूज में ही रहेगी जब तक लीज टाइम उसका कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट से इसने भाई ने क्या पूछा, अगर किसी बंदे ने डिस्कवर भेजा, उसको एक आईपी ऑफर हुई, उसने रिक्वेस्ट करी उस आईपी के लिए, सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन वो किसी कारण से यूजर को मिल, जब तक यूजर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा यूजर उस आईपी को यूज करना स्टार्ट नहीं कर सकता। तो सेम मैक एड्रेस, उस मैक एड्रेस के साथ एक आईपी बाइंड हो जाएगी किसमें, डेटाबेस में। हाँ भाई ये आईपी तो मैंने इस यूजर को दी हुई है। अब लेट से इस यूजर को आईपी नहीं मिली, थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट तो दोबारा करेगा, फिर ये एंट्री क्या हो जाएगी, उससे नई एंट्री से रिप्लेस हो जाएगी कि हाँ भाई अब मैंने इस यूजर को ये वाली आईपी असाइन कर दी। ठीक है जी, जो भी आईपी होगी। बाय डिफॉल्ट लीज टाइम क्या होता है अगर लीज डिफाइन नहीं किया होता? लीज टाइम बाय डिफॉल्ट 1 दिन होता है। हाँ जी, इसलिए इसको डायनामिक नाम दिया गया है कि हाँ डायनेमिक का मतलब तो यह है कि मेरे को आईपी जो मिल रही है वो ऑटोमेटिक मिल रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। ये जो प्रोसेस है ये बैक एंड पे चल रहा है, इसमें मैं सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको आईपी अपने आप मिलेगा। ठीक है जी, इतनी बात करी हमने बात करी कि डीएचसीपी सर्वर जब मेरी लाइन में होगा तो प्रोसेस क्या चलेगा, डोरा। ये 4 चीजें कैसे काम करती हैं, डिस्कवर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होती है, और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। फिर सर अब रिक्वेस्ट जब जाएगी वो रिक्वेस्ट हो जाएगी, जब भी क्लाइंट एंड से कुछ जाएगा वो ब्रॉडकास्ट जाएगा। उसको एक बार एक बंदे से रिप्लाई आ गया तो वो उसी को दोबारा नहीं, उसी को ही भेजेगा ना, फिर तो रिक्वेस्ट करेगा। क्लाइंट एंड से कुछ भी जाएगा वो ब्रॉडकास्ट जाएगा, सर्वर एंड से कुछ भी आएगा वो यूनिकास्ट आएगा। अब मैं बता देता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, 2 राउटर के बीच में सेम सिचुएशन देखते हैं, सब कुछ ब्रॉडकास्ट दिखता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर और राउटर के बीच में चीज चेक करोगे, रियल कंप्यूटर और राउटर के बीच में, व्हाट यू विल चेक देयर, थिंग्स आर ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट। ठीक है जी, दिस इज द डिफरेंस। अगर एक राउटर ही राउटर से आईपी ले रहा है तो कैसा होगा, ब्रॉडकास्ट 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 ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर एक कंप्यूटर राउटर से आईपी ले रहा है तो कैसा होगा, ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट। चले भाई आगे, दूसरे केस पे आ जाते हैं। इसमें मैसेज टाइप्स कुछ करेंगे? आप कौन से मैसेजेस के बारे में जानना चाहते हो? 7 मैसेज करेंगे, वो बुक में दिया है। ये वाले रिन्यू मैसेज, रिलीज मैसेज नहीं, वो डोरा प्रोसेस के वर्क के साथ ये ले यार, यही देख लेते हैं, यही है बुक। ये आपने नई बुक की पढ़ी थी ना, ये नई बुक की है भाई। पढ़ेंगे वही लिया। हाँ भाई वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ देखा मुझे भी बता दे, मैं भी देख लूंगा। यही पहला पेज है, देखता रहियो। किसने डोरा समझा रखा है? मतलब ये वाले मैसेज देखने के लिए यार ये बुक में नहीं होंगे, ठीक है वो भी देख लेंगे। पिछली बुक में तो थे नहीं यार, नए में मैंने डीएससीपी चेक नहीं किया कभी। कहाँ है भाई? कहाँ देखे थे? बुक है अभी आपके पास? नेट पे मिल जाएगा। यार बात तो मत बदल नहीं देखेंगे। भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे को मैसेज दिखा दियो कहाँ देखे थे। अब मैंने तेरे से पूछा भी कि मैसेज कुछ इस तरह के थे,
तूने ये भी मना कर दिया सर नहीं ऐसे भी नहीं थे। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है ऐसे ही होंगे मैसेज तो। हाँ ऐसे 5-6 मैसेज मैंने कहीं देखे हैं, पता नहीं कहाँ से। देख मैं बताता हूँ, टैग भेजता है और फिर वहां से करता है, उसके मैसेज रहते हैं 7 टाइप्स के। बूटस्ट्रैप कोई देखा था नेट पे देखा था। कल, देख के लाइयो यार भाई। 6 मैसेज तो यही हो गए, डिस्कवर हो गया, ऑफर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, रिलीज हो गया। और रिलीज का मतलब क्या होता है? जब एक कंप्यूटर शट डाउन करते हो आप, वो अपनी आईपी रिलीज कर देता है, रिलीज मैसेज भेजते हो सर्वर को, हाँ भाई मेरी एंट्री रिमूव कर दे, अब तू सेम आईपी किसी और को दे सकता है। रिन्यू क्या होता है? मैं चाहता हूं अपनी आईपी को रिन्यू रखना, रिन्यू करना। रिन्यू करने का मतलब इट्स नॉट लाइक दिस। रिन्यू का मतलब क्या होता है? खत्म होने का दोबारा से मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम को एक आईपी मिल गई, मैं चाहता हूं आईपी को डीएचसीपी सर्वर दोबारा असाइन करें। आप रिफ्रेश मारते हो अपने पेज में, रिफ्रेश मारते हो ना, वही है काम रिन्यू करना। अपना प्रोसेस रिफ्रेश करना कि मैं डीएचसीपी सर्वर को दोबारा रिक्वेस्ट भेजूं, मुझे दोबारा क्या दे? आईपी। और रिलीज करने का मतलब क्या होता है? जो पुरानी आईपी मिली हुई है उसको छोड़ देना, रिलीज कर देना। ये 6 मैसेजेस तो मैंने भी पढ़े हुए हैं यार, एक आधा और याद करूं तो मेरे को कंसोल पे जाना पड़ेगा डिवाइस के। अभी दूसरा केस रहता है डिस्कस करना, डीएचसीपी रिले एजेंट। बहुत नींद आ रही है तुझे आज? क्या हुआ? ठीक तो है सब? क्या कर रहा था रात को? हाँ भाई बताओ तो फिर भी। ठीक है, एक रिलीज डीएचसीपी होती है जब भी कोई आईपी रिलीज करनी होती है, एक रिन्यू डीएचसीपी होती है जब भी आईपी कोई रिन्यू करनी होती है। या मैं इंटरफेस स्पेसिफाई कर सकता हूँ किस इंटरफेस की आईपी मैं रिन्यू करना चाहता हूँ। यही ऑप्शन देखे थे, और भी देख लेता हूँ आर लिख के। रेडियस तो इसके लिए कमांड होगी, रीलोड कुछ और होता है, रिमोट लॉगिन कुछ और होता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि आईपी डीएचसीपी पूल मैंने बनाया किस नाम से? गब्बर के नाम से। ऑप्शन कोड अवेलेबल है जैसा वहाँ पे ऑप्शन के बारे में बताया हुआ है, जैसा उसने बताया हुआ बुक में। कौन सी फील्ड ऑप्शन की? लेट से देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 43 किस लिए यूज होता है? ठीक है जी, 43 मतलब WLC की इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं क्या बता रहा हूँ, WLC कौन है? ठीक है जी, WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर कौन है? 1.1.1.1। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। ऐसे ही मैं बहुत सारे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन डीएचसीपी के थ्रू स्प्रेड करवा सकता हूँ। हाँ, डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी, और ये जो मैंने आपको ये दिखाई थी रिलीज रिन्यू, ये कमांड चलती है क्लाइंट एंड पे, क्योंकि क्लाइंट को आईपी रिन्यू करवानी होती है और क्लाइंट को आईपी रिलीज करनी होती है। एक राउटर से काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में सर्वर अलग से सर्वर नहीं बनाते हैं। डीएस भाई, ये जो डीएचसीपी है ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अभी अगर मैं ये बात करूं कि मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर क्लाइंट को यही आईपी मिले, तो सिस्को का डीएचसीपी इसके लिए आपको कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। हर क्लाइंट को आईपी तो मिलेगा पर वो रैंडम होगा। आप हार्डवेयर बाइंडिंग कर सकते हो लेकिन एक पूल में एक आईपी के लिए। मैं क्या चाहता हूं, लेट्स से व्हाट आई वांट कि इस क्लाइंट को यही आईपी मिले, इसको यही मिले, तेरे को यही मिले, उसको कल वही मिले, उसको कल वही मिले, और सबको सेम आईपी मिले रोज के रोज। ये बाइंडिंग मैं सिस्को के डीएचसीपी पूल में नहीं कर सकता हर यूजर के लिए। सिर्फ कितने यूजर के लिए कर सकता हूं? एक यूजर के लिए एक पूल में। मतलब एक पूल में मैं एक यूजर ऐसा डिफाइन कर सकता हूं
ये इस पर्टिकुलर यूजर को मुझे यही आईपी मिलेगी, लेकिन मल्टीपल के लिए नहीं कर सकता। और माइक्रोसॉफ्ट का जो डीएचसीपी है यही ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। आपके मल्टीपल यूजर्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हो, सेम आईपी। उसका फायदा क्या होगा, लाइक बाइंडिंग एक के लिए ट्रबल शूटिंग इजी हो जाती है दोस्त। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मेरी आईपी स्टैटिक है, डीएचसीपी होते हुए भी आईपी स्टैटिक है, भाई इस क्लाइंट को यही आईपी मिलेगी, तो अगर उस पर्टिकुलर आईपी पे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को लोकेशन भी पता है यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे को पूरे नेटवर्क के लिए आर्क टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। जब ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब 10,000 होस्ट बैठे होंगे ना और आप कहीं नेटवर्क एडमिन होंगे, तो आप भी भगवान से यही चाहोगे कि आईपी कैसी हो, स्टैटिकली बाइंड हो, मैक बाइंड हो। क्यों मैक बाइंड? भाई एक बंदा कहेगा मैं इस साइट से बोल रहा हूँ, अब ये तो है नहीं 10,000 यूजर छोटे से रूम में बैठ जाएंगे, एक बहुत बड़ा कैंपस भी होगा, वो कहेगा मैं इस साइड से इस साइड पे बैठा हूँ, आपको यही नहीं पता चलेगा उस साइड पे किस कंप्यूटर पे बैठा है। टी शूट किसको, ट्रबल शूट किसको करोगे आप? ये सीट तो पता होनी चाहिए ना उसकी, तो सीट कैसे पता होगी, जो मैक कैसे होगा, स्टैटिकली बाइंड होगा, हर यूजर को यही आईपी मिलेगी रोज। ये फायदा माइक्रोसॉफ्ट का डीएचसीपी यूज करने का, ठीक है जी। और एक बात और, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि राउटर को अब ये फालतू का काम नहीं करना, राउटर को सिर्फ डीएचसीपी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, देखना नहीं, ठीक है जी। अपने होम राउटर्स में भी फुल डिफाइन होम राउटर्स इन द सेंस, जो लगे रहते हैं। हाँ यार, तू हमेशा CCNP लैब से कनेक्ट करता है, तेरे को आईपी नहीं मिलता, हम आईपी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, रैक का एक्सेस देने के लिए। छोटे नेटवर्क्स में डीएचसीपी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बहुत बड़े नेटवर्क्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट का डीएचसीपी लगाना पड़ता है, ठीक है जी। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, जरूरत नहीं पड़ी, देखा होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, दूसरा केस है व्हेन DHCP server is not in the same line। अब देखो बहुत आसान है समझना, बहुत ही ज्यादा। ये देखो, ये यूजर था, इस बंदे ने क्या जनरेट किया, डिस्कवर। इस बार डीएचसीपी पूल किस पे एग्जिस्ट करता है, R2 पे, ठीक है। इसने डिस्कवर जनरेट किया, किसके पास आया, R1 के पास। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि R1 इस ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रैफिक आएगा कैसे, ब्रॉडकास्ट। अब आप क्या करोगे, आप इस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को एक्चुअली क्या करवाना चाहते हो, रिले। कहां तक, R2 तक। R2 के इंटरफेस का आईपी क्या, 12.2। तो अगर आप चाहते हो कि राउटर पे रिसीव होने वाला ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिले हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीट करो मेरी बात को, अगर मैं चाहता हूं कि राउटर के इंटरफेस पे रिसीव होने वाला ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्या हो जाए, रिले हो जाए, क्या हो जाए, रिले। अब जब मैं उसको एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में भेजूंगा, एज अ ब्रॉडकास्ट तो नहीं भेजूंगा, एज अ क्या भेजूंगा, क्या भेजूंगा, यूनिकास्ट। डिफरेंट नेटवर्क से आईपी इंपोर्ट करना, हाँ जी, डिफरेंट नेटवर्क से आईपी इंपोर्ट करना, बिल्कुल, डिफरेंट नेटवर्क से आईपी इंपोर्ट करना। तो मैं इस इंटरफेस पे कमांड चलाऊंगा, कमांड का नाम है आईपी हेल्पर एड्रेस 12.2। तो इस इंटरफेस पे जितना भी ब्रॉडकास्ट रिसीव होगा, वो इस ब्रॉडकास्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, यूनिकास्ट में, और किसके पास भेज देगा, 12.2 के पास। अब जब ये यूनिकास्ट जाएगा तो यूनिकास्ट में दो चीजें होती हैं, सोर्स भी और डेस्टिनेशन तक क्या आएगी, और सोर्स क्या होगा, इस पर्टिकुलर इंटरफेस की आईपी। लेट्स से आईपी क्या है, तो 10.1 क्या होगा, सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या होगी, 12.2। अब मेरे राउटर और डीएचसीपी सर्वर के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो सारा कैसे होगा, यूनिकास्ट। और लैन में अभी भी सब कुछ कैसा ही चलेगा, ब्रॉडकास्ट। देखो कंप्यूटर ने क्या जनरेट किया, एक डिस्कवर जनरेट किया। डिस्कवर क्या था, ब्रॉडकास्ट। किसके पास गया, मेरे राउटर के पास। मेरे राउटर ने क्या किया, उस ब्रॉडकास्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूनिकास्ट में, और किसके पास भेज दिया, सर्वर के पास। अब सर्वर ने सबसे पहले चीज क्या देखी, मेरे ऊपर क्या डिफाइंड है, एक पूल। हाँ भाई मेरे पास एक पूल डिफाइंड है। दूसरी बात, हम इसमें ये क्या डिफाइन किया कि सिर्फ ओपन रिक्वेस्ट को ही
ये रिले करेगा। ये तो नहीं bro। ICMP की कोई रिक्वेस्ट है उसको रिले करेगा। किसकी? ICMP वाले को रिक्वेस्ट होती है। ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट आएगी, उसी को रिले करेगा। आईपी हेल्पर एड्रेस इज द कमांड दैट इज यूज्ड टू रिले ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। तो आईसीएमपी कभी भी ब्रॉडकास्ट तो नहीं होगा ना, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। ब्रॉडकास्ट कोई भी कर सकती है। डीएनएस भी हो सकती है, इट कैन बी डीएनएस ऑल्सो, वो सिर्फ डीएससीपी नहीं है, डीएनएस के केस में भी होगा, ठीक है भाई। अब इसने क्या किया, अपने ऊपर पूल देखा, लेट्स से इस पे सेम पूल था, तो पहली आईपी ली इसने 10.1.1.1, इसको ऑफर किया, लेकिन इसको ऑफर करने से पहले इस आईपी के लिए क्या भेजा, एक पिंग R1 तक गया, R1 के इस इंटरफेस पे यही आईपी थी, R1 ने रिप्लाई कर दिया, जिससे इसको पता चलेगा कि 10.1.1 किसमें है, यूज में। अब कौन सी आईपी ऑफर करी, 10.1.1.2। ऑफर करने से पहले इसके लिए भी क्या भेजा, पिंग भेजा, पिंग का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब जब R2 अपना ऑफर R1 तक भेजेगा, ये ऑफर कैसा जाएगा, यूनिकास्ट, लेकिन R1 फिर इस ऑफर को आगे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। अब ये यूजर फिर क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, जो कैसी होगी, ब्रॉडकास्ट, जो कैसी होगी, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट थी, राउटर के पास आई, फिर इसने इस रिक्वेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूनिकास्ट में, और किसके पास भेज दिया, R2 के पास। R2 ने एक्नॉलेजमेंट दिया, R1 तक फिर कैसा आया, यूनिकास्ट, फिर R1 ने उसको आगे कैसा भेजा, सॉरी यूनिकास्ट। R1 जब भी आपका ऑफर या फिर क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये दोनों क्या भेजेगा, यूनिकास्ट, ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो ऐसे काम करेगा आपका रिले। जैसे आपका क्वेश्चन था, अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक मल्टीलेयर स्विच है, यहाँ पे VLAN 10 का यूजर भी है, 20 का यूजर भी है और 30 का यूजर भी है। पहला केस क्या है कि तीनों को आईपी इस मल्टीलेयर स्विच को देनी है, तो इस पे कितने पूल बनेंगे, 3 पूल, एग्री। और तीनों यूजर को अलग अलग नेटवर्क का क्या मिल जाएगा, आईपी मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें, इस पे आपको 3 SPI भी बनाने पड़ेंगे, याद रखना। क्या बनाने पड़ेंगे, क्योंकि SPI किसका काम करते हैं, किसका काम करते हैं, डिफॉल्ट गेटवे। एक जो मल्टीलेयर स्विच पे मैं SPI बनाता हूं, वो किसका काम करते हैं, डिफॉल्ट गेटवे का। हमने बात की थी मल्टीलेयर स्विचिंग, जिस दिन हमने पढ़ी थी उस दिन मैंने आपको बताया था कि SPI किसका काम करेंगे, डिफॉल्ट गेटवे का। एक 10 के लिए गेटवे होगा, एक 20 के लिए और एक 30 के लिए। तीनों VLANs अलग है ना, तीनों VLANs अलग है, इसका मतलब तीनों नेटवर्क्स क्या है, डिफरेंट है। तो 3 नेटवर्क के लिए गेटवे भी कितने होंगे, 3, क्योंकि ऐसा रिकमेंडेड है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप एक VLAN के लिए 2 VLANs के लिए नेटवर्क यूज करो, कैसे यूज करो, डिफरेंट। मैं VLAN 10 के लिए अलग नेटवर्क चलाऊंगा और 20 के लिए अलग चलाऊंगा, उनके लिए मैं सेम नेटवर्क कभी भी नहीं चलाऊंगा। हाँ, हर नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट गेटवे अलग हो। जैसे ये लगा लो, ये राउटर है, इधर 10 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 20 का नेटवर्क चल रहा है। 20 का नेटवर्क के लिए गेटवे किस इंटरफेस की आईपी होती थी, इस इंटरफेस की। 10 नेटवर्क के लिए गेटवे इस इंटरफेस की आईपी। इन अ सिमिलर वे VLAN 10 है, VLAN 20 और VLAN 30 है, तो कितने गेटवे बनाऊंगा, 3, क्योंकि नेटवर्क भी कितने हैं, 3। एक अगला केस और थोड़ा सा डिफिकल्ट केस, ये एक स्विच है मल्टीलेयर, एक यूजर है VLAN 10 में, और ये क्या लगा हुआ है, एक सर्वर। ये किस VLAN में है, 20, ये यूजर है, इसको आईपी चाहिए। तो पहला SPI बनेगा इंटरफेस VLAN 10 के लिए, दूसरा SPI बनेगा इंटरफेस VLAN 20 के लिए, एग्री। अब अगर 10 को आईपी लेनी है 20 से, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा सर्वर किसमें एग्जिस्ट करता है, किसमें एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो ये पर्टिकुलर यूजर क्या करेगा, एक डिस्कवर सेंड करेगा। डिस्कवर इसका कौन रिसीव करेगा, SPI। अब इसके SPI को बताना पड़ेगा ना, तेरे पे जितना भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो, तेरे को रिले किसको करना है, 12.2 को। तो यहाँ पे क्या कमांड चलेगी, IP हेल्पर एड्रेस 12.2, जिससे इस SPI पे जितना भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव होगा, सारा रिले किस पे हो जाएगा, इस सर्वर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत भाई आपको इसमें? 10 VLAN के हिसाब से बनना पड़ेगा, 10 VLAN के हिसाब से बनाऊंगा, और किस पे बनाऊंगा, उस सर्वर पे जो किस VLAN में है,
20। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? टीम कौन भेजता है, क्लाइंट भेजता है, सर्वर भेजता है? सर्वर भेजते हैं, सर्वर को डुप्लीकेसी चेक करनी है ना। क्लाइंट क्लाइंट ग्रेशियस आर्म जनरेट करेगा आईपी मिलने के बाद, वो फिनोमिनन है, उसका डीएससीपी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कन्फिक्शन वो नॉर्मली भी क्या होता है, आप एक क्लाइंट को डीएससीपी के थ्रू आईपी दो या फिर स्टैटिकली आईपी दो, क्लाइंट क्या करता है, ग्रेशियस आर खुद जनरेट करता है चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर आईपी सेम लैन में कोई और यूजर तो यूज नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर चीज को चेक करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये था हमारा डीएससीपी रिले। कल पढ़ेंगे डीएससीपी सपोर्ट फॉर IPv6। तो प्लीज यार, मैं नहीं चाहता कि मेरे को IPv6 आपको शुरू से लेके अंत तक पढ़ाना पड़े, कि मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़े। आप IPv6 एड्रेसेस के बारे में कुछ कुछ पढ़ के आना। कुछ कुछ का मतलब बता दूं क्या क्या पढ़ के आना। 4 मैसेज होते हैं, ये मैसेज पढ़ाना बस, बाकी सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। NA, NS, RA, RS, राउटर एडवर्टीजमेंट, राउटर सॉलिगेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट, नेबर सॉलिगेशन। जिसको इन 4 मैसेजेस के बारे में पता है उसको कभी IP वर्जन 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हमें इन मैसेजेस की बात करनी पड़ेगी, फिर हम चलेंगे आगे। ऑप्शन 82 या DSCP स्नूपिंग की बात करेंगे।